नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज बहुत लंबे समय बाद आज क्लास लेके आए हैं कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम है 25 अप्रैल को। तो आज अपन क्या अपना पाठ्यक्रम के अनुसार ब्लूप्रिंट क्या है उसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी बुक्स है ये मेन बुक्स है और ये इसकी पूरक बुक्स है। तो इन दोनों में से जो बुक्स है वो सबसे ज़्यादा इसके जो मार्किंग है वो है 38 अंक यानी 38 नंबर की। 80 में से वो क्षितिज के 38 और कृतिका है वो है 10 अंक की। ठीक है, ये है 38 अंक की और ये है। और उसके बाद में आपकी जो ग्रामर है वो है 10 की। कितने की है? 10 अंक की। जो व्याकरण है हिंदी की वो है 10 अंक की। तो अपन व्याकरण है वो 10 अंक की, क्षितिज 38 यानी 38 और कृतिका 10 अंक की। अब जो अपठित बोध गद्यांश और पद्यांश यानी अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ, जो इसका गद्यांश है वो है 10 का, पद्यांश है वो भी 10 का, सॉरी दोनों है 10 के, दोनों मिला कितने के हैं? 10 के। अब इनमें से एक रचना निबंध यानी रचना निबंध या जो निबंध है वो 4 नंबर का, और ये निबंध है वो 4 नंबर का। अब बाकी बचा है कि एक रचना विज्ञापन लेखन ये भी 4 का है। लेखन ये भी कितने का है? 4 अंक का। और एक प्रश्न आता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के अपने टोटल 80 नंबर यानी अंक के अर्धवार्षिक यानी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। किसके? 10th। ये अपन बात कर रहे हैं हिंदी विषय की। तो आज अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए अपन देखा कि लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और फिर आगे जितने पेपर हुए उसमें पैटर्न बिल्कुल इजी पैटर्न है, और इसको ढंग से पढ़ें तो अपन अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इससे अपन को फ़ायदा मिलेगा। विद्यार्थियों, तो अपन अब देख रहे हैं कि जो एक 23वां क्वेश्चन आता है परीक्षा में, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये 23 नंबर पर जो क्वेश्चन आएगा आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बिक्री को बढ़ाना चाहता है। तो अपन को एक उसका विज्ञापन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? विज्ञापन। अब आपको दिख ही रहा है कि विज्ञापन आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, माला आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी मार्केट में
यानी वो अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसको एक विज्ञापन तैयार करना है। और विज्ञापन है वो लगभग कितने में होना चाहिए, 25 से 50 शब्दों में। कितने में, 25 से 50 शब्दों। और ये जो क्वेश्चन आता है लगभग 4 नंबर का आता है, मतलब 4 अंकों का ये प्रश्न आता है। इसके द्वारा आप बिल्कुल आसान है। अब जैसे जिस फर्म का नाम है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ आया हुआ है आपका मित्र फूलों से बनी, तो सुरभि संसार, ये उस फर्म का नाम, यानी वो किस नाम से। फिर यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पर सभी प्रकार के फूलों से बने हार, गुलदस्ते एवं ताज़ा फूलों की मालाएं उपलब्ध है। हर समय एवं हर जगह पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था है। बिल्कुल, जैसे एक वाक्य पूरा होते ही उसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है यहाँ पर, उसके बाद में हर समय एवं हर जगह पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था है। और फिर उसके बाद में जिस व्यक्ति विज्ञापन दे रहा उसका नाम और उसके फिर मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे। या मोबाइल नंबर आप जो ऐसे भी लिख सकते हैं, 000 कर करके एक संख्या बड़ी कोई लिख दो, फिर 00 लिख दो। और इसी प्रकार एक ये अथवा में से आते हैं, जो आप अथवा मतलब इनमें से एक को अपन को करना है। अब जैसे कैसे कि अब एक और क्वेश्चन है कि देखिए आप, कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है, बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखना है। कितने में, यानी कला अंकुर नाम की एक संस्था की कला विधि में कुछ चित्र और पेंटिंग्स की बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस हेतु चलो ठीक है, इस कला अंकुर कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स की बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखना है। तो उदाहरण देख सकते हो, बहुत बढ़िया उदाहरण है। कला अंकुर संस्था, अब किसके लिए, ऑयल चित्रों की प्रदर्शनी। बिल्कुल, अब लिखेगा कला विधि में ऑयल चित्रों की सुंदर प्रदर्शनी बिक्री हेतु रखी गई। आप सभी इस कला प्रदर्शनी में आमंत्रित है, यानी आप सबको बुलावा है, तो आप आइए। अब आयोजक कौन करते हैं, जो आयोजक करते हैं उनके मोबाइल नंबर लिखने हैं और समय कब है वो भी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो दोपहर 12 बजे से, स्थान कला अंकुर संस्था, जगह के बताइए। जैसे यहाँ पे B184 यानी 184 उदयपुर। ठीक है, तो ये थे अपने जो 4 नंबर के विज्ञापन देने से संबंधित प्रश्न। इसका अपन ने किया यहाँ पर हल। तो आप इसका बिल्कुल बड़े ध्यान से, किस प्रकार यहाँ पे इसको बंद किया हुआ है, जिस पूरा पूरा ब्लॉग में बंद करके इसको बनाया हुआ है, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो इसके यही आपको अंक अच्छे दिला सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए। और अपन अब करते हैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा। अब अपन चर्चा करते हैं, एक पद्यांश आ सकता है। अब पद्यांश, पढ़ा हुआ पद्यांश, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है और उत्तर लगभग 60 शब्दों की सीमा में। जिससे कि अपन ने एक उदाहरण लिया यहाँ पे, और उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपने तुलसीदास जी कृत परशुराम लक्ष्मण संवाद में से, जिससे ये अपने पद्यांश लिया। पूरा पद्यांश को अपन अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में ये अपन को पता होना चाहिए ये किस भाषा में लिखित है और इसके रचयिता कौन है। जैसे यहाँ पे कहें, कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। यहाँ शुरू किया और आखिर में
रघुकुल भानु तक पहुंच गए और उसका सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आएगा प्रसंग। क्या आएगा? प्रसंग। अब प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश जिन कवि की के वहाँ से लिया तो उनका नाम लिखना। जैसे ये पद्यांश है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। किससे लिया हुआ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया। लक्ष्मण की उग्रता से भड़के परशुराम के क्रोध पर राम ने अपनी शीतल वाणी का प्रयोग करते हैं तथा उनका क्रोध शांत करते हैं। अब प्रसंग में क्या है? एक तो उनका नाम लिखना है, किनका? जो रचयिता है। जैसे इस जो अपनी रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा, तो इनके लिखेंगे तुलसीदास जी द्वारा कृत या रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया। और क्या भावना इसमें बताइए कि लक्ष्मण की उग्रता से भड़के परशुराम के क्रोध पर राम ने अपनी शीतल वाणी का प्रयोग करते हैं तथा उनका क्रोध शांत करते हैं। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे? कि जैसे यहाँ देखिए व्याख्या लिखना है ऐसे वैसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। लक्ष्मण परशुराम को कहने लगे कि हे मुनि, अब क्या कह रहे हैं? आपके शीतल स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। ये सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। वो ऋण यानी ऋण से मुक्त। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। इसलिए अब आप गुरु का ऋण ही शेष बचा है। जो गुरु का ऋण शेष है वही बच्चा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना पर्चा साध लिया, यानी क्रोध। उन्होंने व्यंग्य में वे बातें कही। किन्होंने की? लक्ष्मण ने। किनको कहा है लक्ष्मण ने परशुराम जी को। अब पर्चा क्या है? पर्चा इनके साथ में उनका हथियार था। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मची। लक्ष्मण ने फिर से कहा भृगुवर किसको कहा गया? परशुराम जी को। परशुराम जी, आप मुझे अपना पर्चा दिखा रहे हो, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। ये कौन कथन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। किसको? परशुराम। इसलिए वे ब्राह्मण देवता हैं। आप अपने में ही अपनी वीरता के कारण फूले फुले फिर रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित कहने लगे। यानी वहाँ के जो विराजमान सभासद थे उनको डर सताने लगा कि कहीं कोई दो वीरों में बहुत बड़ा युद्ध ना ठन जाए। राम ने भी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना किया और राम ने कुछ कहा नहीं, पर आंखों से आंखें इशारे में क्या कि अब शांत हो जाइए। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति में घी के समान। अब अपन देखते हैं आगे कैसे कि भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। यानी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के थे। अब इसकी विशेष लिखनी है। और क्यों कि सबसे पहले सप्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या, फिर आएगा विशेष। जब भी किसी भी पद्यांश को आप हल करें तो ये विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें विशेष क्या क्या था कि लक्ष्मण के द्वारा, किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य उक्ति, मैंने पहले ही बताया था, व्यंग्य रूपी उक्ति का प्रयोग किया। और राम की क्या विशेषता इसमें? राम द्वारा शीतल वचन का सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। ये लिखना बहुत आवश्यक है।
यानी पूरी इस रचना में राम को शांत स्वभाव वाला दर्शाएगा और लक्ष्मण को क्रोधी स्वभाव वाले दर्शाएगा, और साथ में परशुराम जी है वो भी क्रोधी स्वभाव के दर्शाए गए हैं। अब अगला है ओजपूर्ण कटु वचन। ओजपूर्ण यानी तेज, और इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग, और पहले भी मैंने बताया किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे अवधी भाषा का प्रस्तुति का वर्णन हुआ है। तो ये बातें आप विशेष ध्यान रखें, और इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हो, और इस तरीके को अपनाकर आप अपने आप को अच्छे अंक प्राप्त करने वालों की श्रेणी में ला सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन आज इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे कौन से कैसे प्रश्न आ सकते हैं और अपन उनको कैसे हल कर सकते हैं, यानी उन तरीके से अगर पढ़े तो अपन के अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ताकि अगला वीडियो मैं नए उत्साह के साथ ला सकूं। ठीक है, मैं अध्यापक बजरंग आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।